मित्रों, यह बात अब छिपी नहीं है कि देश की ज़्यादातर महिलाएं स्वच्छंद और स्वावलंबी रहना चाहती हैं और यह बहुत अच्छी बात है। पुरुषों के साथ सामाजिक समागम में भी वे पीछे नहीं रहती, पर अधिकतर मामलों में वे अपने चरित्र को साफ सुथरा रखना चाहती हैं। जबकि यह बात अलग है कि लिव इन में रहने वाली लड़कियों के कारण नारीत्व और नारी चरित्र का बहुत अधोपतन हो रहा है। हॉस्टलों में साथ साथ रहने वाले छात्र छात्राओं में रिलेशनशिप का होना कोई गंभीर बात नहीं है। हॉस्टलों के डस्टबिनों में कंडोमों और कंट्रासेप्टिव पिल्स के पैकेट आदि भी बहुतायत में बरामद हो रहे हैं। सेक्स के बारे में उनके खुलकर बातचीत करने को उनकी बौद्धिकता का परिचायक माना जाने लगा है। चुनांचे मैं इसी थीम के आसपास की एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें नारी के स्वाभिमान को रेखांकित किया गया है। इस कहानी का शीर्षक है चरित्र प्रमाण पत्र। जब मैंने अजीबोगरीब हल्ला गुल्ला सुनकर खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई। बाप रे, फातिमा के कमरे के इर्द गिर्द इतनी भीड़ क्यों? मैं हॉस्टल की तीसरी मंजिल वाले अपने कमरे का सिर्फ किवाड़ उठकाकर लिफ्ट की प्रतीक्षा किए बिना सीढ़ियां धड़ाधड़ फांदता हुआ और लान को दौड़कर पार करता हुआ भीड़ के पास जा पहुंचा। पहले तो मैंने रिजवान से पूछा कि आखिर माजरा क्या है, तो उसने मुंह बिचकाकर कान खुजलाते हुए जवाब दिया, फातिमा ने सुसाइड कर लिया है। उसके शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी मामूली से ठेले वाले कुंजड़े ने मुझे ठग लिया हो। मैं झटपट भीड़ को चीरता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और यह देखकर मेरा माथा भन्ना उठा कि फातिमा पारंपरिक तरीके से सीलिंग फैन से चुन्नी का फंदा लगाकर लटकी हुई है। गला कसने के कारण उसके मुंह से खून की एक धारा बहकर उसके शलवार को भिगो रही थी। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा कि उसका मुंह उसी तरह बिचका हुआ है जिस तरह वह हमें और खास तौर से अंजुमन को चिढ़ाने के बाद बिचकाया करती थी। उसकी अधखुली आंखें अभी भी शरारत से लबरेज थीं और मुझे लग रहा था कि जैसे वह अभी आंख मारकर एक चिकोटते हुए व्यंग उवाच से वहां सभी उपस्थितों को हंसी में सराबोर कर देगी। चुनांचे यह उसका कोई मजाक नहीं था। वह सचमुच अपनी यह लीला समाप्त कर हमसे हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुकी थी। इसी बीच हॉस्टल के वार्डन आब्दी जी आ चुके थे। जब तक वह कमरे में जाकर यह चेतावनी देकर कि कोई फातिमा को हाथ नहीं लगाएगा, लाश का मुआयना करते हुए उसका चक्कर लगा रहे थे। यूनिवर्सिटी के पुलिस इंचार्ज रफ़ी साहब अपने दलबल समेत वहां आ चुके थे। उन्होंने भीड़ को कमरे से बाहर खदेड़कर लाश को नीचे उतरवाया। ऑन द स्पॉट पुलिसियाना शिनाख्त की, इधर उधर करीने से लगे हुए सामानों की तफ्तीश की और दीवारों पर सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, जॉन इब्राहिम वगैरह की अधनंगी मांसल और कामुक अंदाज वाली तस्वीरों को घूर कर देखा। फिर उन तस्वीरों पर लिपस्टिक लगे होठों के धब्बों से ध्यान हटाते हुए वार्डन की ओर मुखातिब हुए। इस लौंडिया के साथ और कौन रहता था? उनके सवाल करने का अंदाज बेशक नागवार था। आब्दी जी ने नकारात्मक में सिर को दाएं बाएं झुलाया। कोई तो नहीं, पर रफ़ी साहब ने कुछ ऐसे शक से अपनी नज़रें उनमें चुभोई जैसे कि वह कह रहे हों कि सरस्वती के मंदिर में जिस्म फरोशी का धंधा चलाते हो, शर्म नहीं आती। आब्दी जी उस ठिठुरती सर्दी में पसीने से तरबतर हो गए। शायद वह डर से कांपते हुए बुत बन जाते अगर लाश को सील करने वाला एक पुलिस वाला उनसे मुखातिब नहीं हुआ होता। साहब, ये चिट्ठी उसके पास से बरामद हुई है। मेरी बदन का सारा खून सूख गया। आखिर क्या लिखा होगा फत्ती ने उस सुसाइड नोट में? कहीं मेरा?
रफ़ी साहब वह नोट मन में पढ़कर अपनी पॉकेट के हवाले करने ही जा रहे थे कि भीड़ ने जोर शोर से आग्रह किया कि उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसे सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने झिझकते हुए कहा, लौंडिया ने लिखा है कि वह बगैर किसी के दबाव में आए अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही है। जब मैं पुलिस इंचार्ज के एक एक लफ्ज़ को कानों से चुभते हुए राहत की सांस ले रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे कनखिया कर देख रहे थे। शायद वे मेरे चेहरे से इस बात की आहट ले रहे थे कि तू ही फातिमा की आत्महत्या का एक पुख्ता कारण होगा, क्योंकि कल देर रात तक वह तेरे ही कमरे में थी और न जाने तूने उसके साथ क्या किया कि उसने अपने कमरे में लौटने के बाद आत्महत्या कर ली। मैं बहटियाकर भीड़ की चर्चा और अटकलबाजियों में शामिल हो गया। इसी दरमियान मेरी नज़रों ने अंजुमन को दूर दूर तक टटोलना शुरू किया। हैरत कि फातिमा का चहेता अंजुमन दृश्य से ऐसे गायब था जैसे केंचुए के सिर से आंखें। मेरा मन इस उधेड़बुन में खो गया कि ऐसे वक्त अंजुमन मौजूद क्यों नहीं है। मैंने पलट कर देखा कि उसके कमरे का ताला बंद पड़ा हुआ है, जबकि पिछली रात को लगभग 12 बजे तक खुद मैंने उसे कमरे में बिजली की रोशनी में टहलते हुए देखा था। लगभग दिन के 11 बजे तक मैं अपने कमरे में नीने मुंह बैठा हुआ था। चाय तक पीने का जी नहीं कर रहा था। जब चाय वाला कप लेने दाखिल हुआ तो उसने मुझ पर अपना पूरा ध्यान टिकाते हुए भरभराती आवाज़ में बताया, विमल बाबू, फातिमा बाई की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, उसका रेप किया गया था। उसकी सूचना ने मुझे एक बिजली सा झटका दिया। क्या? मैंने अंजुमन को एक भद्दी सी गाली दी। वह तरेरती नज़रों से मुझे देखते हुए ओझल हो गया। तब मैं एक झटके में कपड़े बदलकर बाहर आ गया। मैंने सिर घुमाकर देखा कि अंजुमन के कमरे पर ताला अभी भी पड़ा हुआ है। मैं इस संदेह पर 16 आने निश्चय था कि यह घिनौना काम उसी ने किया होगा, लेकिन मुझे इस बात पर बेहद आश्चर्य हो रहा था कि फातिमा इतनी संजीदा कैसे हो गई। उसने आत्महत्या क्यों की, जबकि वह ऐसी लड़कियों की खिल्ली उड़ाया करती थी जो बलात्कृत होने के बाद आत्महत्या कर लेती हैं। पिछली रात की सारी बातें मेरे दिमाग के एक स्क्रीन पर क्रमशः खुलने लगी। वह वही हरा सूट पहने हुए थी जिसे पहनकर उसने आत्महत्या की थी। शाम के 7 बजे वह मेरे कमरे में आई थी और 12 बजे तक मेरे साथ मेरे कमरे में ही थी। उसके हाथ में फ्राई फिश का डोंगा था। वह इस तरह जब भी शाम को आया करती थी तो उसके हाथ में मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए होता था। जब मैंने उछलते हुए उसके हाथ से डोंगा छीना तो उसने अपने होठों को कानों तक खींचते हुए प्रतिक्रिया की, विमल मियाँ, ये जायकेदार तली हुई मछलियाँ हैं जो तुम्हें बेहद पसंद हैं। मैं पहले भी उसके हाथ की तली हुई मछलियों की तारीफ कर चुका था, पर उसने आते ही खुशामद के लहजे में कहा, मैं तुम्हारी तारीफ की मुरीद नहीं हूँ। उसके बाद वह मुझसे सटकर बैठ गई। मैंने कल पहली बार उसे कई बार सांगोपांग देखने की गुस्ताखी की थी। शायद उसने मेरे भीतर उठ रहे किसी गुमनाम ज्वार को भांप भी लिया था। उसने कहा, विमलू, जानते हो, मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों? मैंने पहली बार उसकी समीज पर उभरे वक्ष को ध्यान से देखा। क्योंकि तुम नामर्द हो। मैं उसकी बात पर बिल्कुल झेप उठा। तदनंतर उसने एक बच्चे की भांति मेरे कंधे पर अपना सिर टिका दिया। पहली बार उसकी छुअन से मेरा सारा शरीर रोमांचित हुआ जा रहा था। मैंने अपने आवेश को किस कदर नियंत्रित कर रखा था, वह यकीनन किसी जवान लड़की के लिए एक आश्चर्यजनक घटना रही होगी। मुझे उसकी समीज से सारा अंतरंग हिस्सा दिखाई दे रहा था। फिर जब उसने अपना बायां हाथ मेरी गर्दन में डाला तो मैं उस क्षण सचमुच ढीला हुआ जा रहा था। तब मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने क्या कहा था, मियाँ, तुम सच में नामर्द हो। उसने मेरे पुरुषत्व को दोबारा ललकारा था, पर मैं आंखें बंद करके अपनी तेज सांस को लगाम देने की भरपूर चेष्टा कर रहा था। वह उस क्षण के 100वें हिस्से का
अंतिम बिंदु था जबकि मैं एक झटके से खुद को उससे अलग करते हुए चीख उठा था, फत्ती, ये क्या मजाक है? तुम अभी यहां से दफा हो जाओ वरना। उस क्षण मुझे बड़ा मलाल हुआ जबकि फातिमा ने पूरे भोले मन से कहा था, अरे क्या हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम ऐसे क्यों झिड़क रहे हो? मैं तो तुम्हारी हर बात की बड़ी इज्जत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो मैं बिल्कुल महफूज रहती हूँ। कुछ क्षण तक हम दोनों के बीच वाक शून्यता का आलम पसरा हुआ था। मैं यह सोचकर पछता रहा था कि मेरी प्रतिक्रिया से फत्ती बेशक मुझे भी दूसरों की तरह एक कमजोर इंसान मान चुकी होगी। बहरहाल उसके प्रति मेरे विचार कभी अच्छे नहीं थे, कम से कम पिछले 2 वर्षों से, जब से मैं उसके संपर्क में आया था। मैं तो यह निश्चय मान चुका था कि उसके और अंजुमन के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है, और यह कि फत्ती के पास कौमार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उसने घाट घाट का पानी पिया होगा। इसकी 2 खास वजहें थी। पहली यह कि अंजुमन उससे हमेशा चिपकने की ताक में रहता था। दूसरी यह कि फत्ती से मेरी नज़दीकी को लेकर जला भुला अंजुमन हमेशा मुझे बगुला भकर, ढोंगी ब्राह्मण आदि कहकर ताने दिया करता था, जबकि मैं उसे समझा चुका था कि मेरा फत्ती के साथ सिर्फ दोस्ताना रिश्ता है। लिहाजा अगर मैं चाहता तो फत्ती को काफ़ी पहले हासिल कर चुका होता, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं थे कि मैं उस हद तक गिर जाता, ऐसे मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाता। बाबूजी की भयप्रद नैतिक शिक्षा हमेशा मुझे काबू में रखती थी। चुनांचे रात का सन्नाटा जोरदार बहसाबहसी में तब्दील हुआ। मैं एक खुले विचार की लड़की हूँ, और अगर खुदा न खास्ता मेरा रेप हो भी जाए तो आई डोंट टेक इट सीरियसली। उसने मुंह बिचकाकर आदतन आंख मारी और ऐसे मुस्कुराई जैसे कि कोई मामूली बात कर रही हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। मेरी प्रतिक्रिया पर जो खिसियाहट उसके चेहरे पर दिखाई दी, उससे मैं सचमुच विचलित हो गया। उसने कहा, विमल, तुमने मेरे लिए जो ख्यालात बना रखे हैं उन्हें तोड़ डालो। तुम ये समझते हो ना कि मैं यूनिवर्सिटी में घिस पिट चुकी हूँ। हकीकत तो ये है कि मैं 100% वर्जिन हूँ, और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम इसकी खुद जांच परख कर लो। तदनंतर वो दुपट्टा फेंक कर अपने शलवार का इजारबंद खोलने लगी और समीज को ऊपर वक्ष तक उठा दिया। तब मैंने पीठ फेर कर एक ठहाका लगाया। तुम कैसी लड़की हो कि इस हद तक जाकर अपने कौमार्य का प्रमाण पत्र देना चाहती हो? मैंने उसी तरह पीठ फेरे हुए उसके चरित्र पर लिपापोती की, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वह आज कुछ अनाप शनाप करने के मूड में है और खुद मेरा चारित्रिक अहंग तोड़ना चाहती है। तुम जैसी लड़कियों को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैं उसे दोबारा धिक्कार कर इस बात से बेफिक्र था कि इससे उसके जज्बात को ठेस पहुंची होगी। हाँ, मैं ऐसी ही लड़की हूँ। क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो मजा लेने के बाद खुदकुशी कर लूँ? बिल्कुल नहीं। वह बिफर कर बकबक कर रही थी। मैंने कहा, फत्ती, अब तुम अपना असली चेहरा सामने रख रही हो। उसने कहा, तुम यही समझते हो ना कि अंजुमन से मेरा चलता बनता है, तो आज तुम देख लेना कि उससे मेरा किस कदर चलता बनता है। लेकिन हाँ, कल सवेरे सवेरे तुम्हें मैं अपने चरित्र का प्रमाण पत्र दे जाऊंगी। वह लगभग धमकाते हुए खामोश हो गई। मैं पीठ फेरे हुए ही खड़ा रहा। थोड़ी देर तक छाई चुप्पी के बाद जब मैंने कौतूहल में पीछे मुड़कर देखा तो फातिमा को अनुपस्थित पाया। मैंने दौड़कर खिड़की से झांक कर देखा। बिजली की रोशनी में वह तेज रफ्तार से भागती हुई दिखाई दे रही थी। पर यह क्या, वह अपने कमरे में जाने के बजाय अंजुमन के कमरे की ओर रुख किए हुई थी। मैं बड़बड़ा उठा, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? कुछ क्षण तक वह अंजुमन का दरवाज़ा खटखटाने के बाद खड़ी रही। जैसे ही उसका दरवाज़ा खुला, वह उसे लगभग धकियाते हुए अंदर घुस गई। मैं खुद से कहे बगैर नहीं रह सका, इसे तो वहीं जाना था। मैं चाय वाले से और मालूमात हासिल करने के लिए उसके पीछे कोई 1 मिनट तक भागता रहा, पर वह मुझसे बहुत तेज चलते हुए दूर होता जा रहा था।
मैं एक फैसला करते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। कल रात की फ्राई फिश के बिखरे कांटे और उसकी गंध मुझे फत्ती की उपस्थिति का भान करा रही थी। मैं अपराध बोध से इतना मायूस हुआ जा रहा था कि मैंने विश्वविद्यालय छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। उसी शाम मैंने अपना त्यागपत्र वाइस चांसलर के सुपुर्द कर दिया। फत्ती ने अपना चरित्र प्रमाण पत्र जिस ढंग से पेश किया था, उससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि औरत चाहे जैसी भी हो, उसके लिए अस्मत खोना कोई मामूली बात नहीं होती। मित्रों, यह तेज रफ्तार वाली कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शुक्रिया।